हेलो बेटा जी केमिस्ट्री। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वन थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट ये हमको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, नॉट रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये मास्टर्स लेवल एंड पीएचडी लेवल का केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो जनरली हम लोग अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा ओवरव्यू ही पढ़ने वाले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, एंड आपके सिलेबस में भी उतना ही पार्ट है। आपको मेनली क्या आना चाहिए कि CFSE एनर्जी होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, ये आना चाहिए आपको। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ जनरली होता क्या है। देखिए, हर एक मेटल के पास उसके डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, अभी डी ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास? देखो बेटा, एक ऑर्बिटल होता है कौन सा बेटा? D(x²-y², है ना। एक हो सकता है DZ², एक होता है DXY, एक D होता है DYZ और एक होता है DXZ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं डीजनरेट। एंड व्हाट डज इट मीन कि ये डीजनरेट होते हैं? इट मीन्स दैट दे आर हैविंग अ सेम एनर्जी लेवल। मतलब कि जो एनर्जी इसकी है वही एनर्जी इसकी होती है, वही एनर्जी इसकी होती है, वही एनर्जी इसकी होती है, वही एनर्जी इसकी होती है। सो ये तो कहानी थी दैट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जब तक लिगेंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिगेंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही क्या होता है कि लिगेंड्स के मॉलिक्यूल अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, इसके पास आना स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो क्या होता है दैट ये जो डी ऑर्बिटल्स है, ऑब्वियसली बात है क्या होता है। देखिए, सपोज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके, एग्जाम्पल लेते फनी सा। सपोज ये एक लड़का है, ठीक है। इस लड़के का क्या है, ये शरीर है, इस तरीके से अच्छा शरीर बना देते हैं इस लड़के को, बहुत शानदार बाल भी लगा दो थोड़े से। यप, ठीक है। क्या हुआ कि इस लड़के को एक लड़की से बात करना है, वो लड़की सपोज थोड़ा थोड़ा इसके पास आना स्टार्ट हुई, मतलब कि बात करने के लिए पास आना स्टार्ट हुई, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, धक धक बढ़ जाएगी ना। बस वैसा ही है जैसे लिगेंड के मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे हमारे किसको बेटा? मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेंगे टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो डी एनर्जी है, डी ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सपोज उसकी एनर्जी का लेवल कुछ समथिंग इतना था, तो ये अब ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ के इतनी हो जाती है। तो ये एनर्जी क्यों बढ़ के? बिकॉज जो हमारे लिगेंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं हमारे मेटल के ऑर्बिटल्स को, और क्यूब अप्रोच कर रहे हैं बेटा टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नाउ अब आपको ये समझना है कि दैट ये ठीक है, ये हमारे पास डी के टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। अब होता क्या है कि जब लिगेंड मॉलिक्यूल्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, दो बात तरीके से समझेंगे बात। सपोज हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा एक ऑर्बिटल है, इस तरीके का हमारा एक ऑर्बिटल है, ठीक है। दो केस लेता हूँ। सपोज एक केस है, जब इन दोनों केस में ये ड्रॉ बनाता हूँ, देखिए इस तरीके से, और ये भी हमारा एक ऑर्बिटल है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस ये है, ये भी एक्स एक्सिस है। हम बोलते हैं कि जो हमारा लिगेंड का मॉलिक्यूल है वो अलोंग एक्स एक्सिस आने वाला है। कहाँ आने वाला बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस आने वाला है। तो ये जो केस फर्स्ट है हमारा और जो केस सेकंड है, और देखिए यहाँ पे भी जो लिगेंड का मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस आने वाला है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस के अलोंग लिगेंड का मॉलिक्यूल अप्रोच करने वाला है ऑर्बिटल को। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो केस फर्स्ट में है ये ऑर्बिटल जस्ट इसके पाथ में ही बैठा हुआ है ना बेटा? जस्ट इसके पाथ में बैठा हुआ है। और ये देखिए ये ऑर्बिटल इसके पाथ से थोड़ा सा टिल्टेड है, हम कह सकते हैं अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे है। तो ज़्यादा रिपल्शन कहाँ होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है, पहले वाले केस में ज़्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले केस में, है ना। देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है। सपोज टीचर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा? ये वाला बच्चा। और टीचर सपोज इसके बीच में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा? ये और ये। सपोज टीचर यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहला रिपल्शन कौन फेस करेगा? ये वाला। तो इस तरीके से कि जो लिगेंड है वो जिस ऑर्बिटल के डायरेक्शन से आता है वो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा रिपल्शन फेस करते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब वो ऑर्बिटल्स रिपल्शन फेस करते हैं, बिकॉज ऑर्बिटल्स के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो क्या होता है कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। तो कुछ जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा?
कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब अपने को क्या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमको पढ़ना है क्या, इनकी स्प्लिटिंग पढ़नी है कि किस तरीके से जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल और इन टेट्राहेड्रल और इन स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी and there are some postulates of this theory and that you should be remembering for the exam। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं जैसे बताऊँ वैसे से आप लिखते चलना। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। अब CFT के हमको क्या लिख रहे हैं, हम पोस्टुलेट्स लिख रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे पोस्टुलेट्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दैट CFT assumes central metal atom and ligands as point charges, ठीक है। आपको देखिए पॉइंट वाइज लिखते चलना है, फिर मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा साथ साथ। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या, पोस्टुलेट्स क्या assumptions किया हुआ है दैट इन CFT assumes that central metal atom and ligands as point charges, ठीक है। मतलब क्या है कि इसने माना कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जनरली उसने बोला कि यार इस पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है मेटल के ऊपर, तो इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। पर कैसा पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और जो लिगेंड है हमारे वो मेनली कैसे हैं बेटा, वो नेगेटिव चार्ज है हमारा, मतलब नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। और सपोज हमारा जो न्यूट्रल लिगेंड है, सपोज न्यूट्रल लिगेंड है हमारा, तो न्यूट्रल लिगेंड काम करता है किसी तरह, डायपोल की तरह काम करता है, ठीक है। इंड्यूस डायपोल हो सकता है ना, जब मेटल को अप्रोच करे तो उसमें एक डायपोल इंड्यूस हो जाए। तो बस इस तरीके से आपको लिखना है कि दैट इन दैट सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ligand generally act as a negative point charge and neutral ligand act as a dipole, okay। Now the second point of a postulate of CFT is this consider the attraction between ligand and central metal atom purely electrostatic, मतलब कि जब हमारा जो मेटल का आयन है और जो हमारा लिगेंड का आयन है, जब ये अप्रोच करेगा इसको, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है इसको वो लोग कैसे कंसिडर करते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडरिंग दैट दिस इज द प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड दिस लिगेंड, ओके। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है, देखिए वैसे पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं जब आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब when complex is formed that time central metal atom is surrounded by opposite charge ligand, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, देखो मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनता है ना बेटा, देखो ऐसे 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 कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा। सपोज ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, देखो जो मेटल आयन है वो अपोजिटली चार्ज लिगेंड से ही तो सराउंडेड होता है ना एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बस ये पोस्टुलेट जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है क्या कहता है, when complex is formed that time central metal atom is surrounded by opposite charge ligand, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है कि देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कहना चाहता है कि लिगेंड के ऑर्बिटल्स एंड मेटल के ऑर्बिटल के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता। मतलब कि जो हम लोग ने पढ़ा था कौन से मेटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अंदर है ना, तो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसके अंदर हम लोगों ने हाइब्रिडेशन निकाला जिसके अंदर ओवरलैपिंग होती है। तो CFT बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ जो एक थियरी होती है, सपोज एक थियरी थी वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसमें क्या है कि वो कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी लानी पड़ी हमको, दैट किस तरीके से ये मतलब पेयरिंग होती है नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट में कभी कभार एक्सेप्शंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट नई नई थियरी देते रहते हैं, ठीक। उसके बाद आपको फिफ्थ पॉइंट लिखना है दैट टू फॉर्म अ बॉन्ड द लिगेंड मॉलिक्यूल्स मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर एक लिगेंड को मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो यही अब कह रहा है पॉइंट कि टू फॉर्म अ बॉन्ड द लिगेंड मॉलिक्यूल्स मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम
एंड छठा जो 6th पॉइंट है वो लिखना है आपको, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। मतलब कि अगर सपोज ये लिगेंड के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, डीजेनरेट। एंड व्हाट डज इट मीन, दैट उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम होगी। बट जैसे ही लिगेंड का मॉलिक्यूल अप्रोच करना स्टार्ट करेगा इसकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्प्लिटिंग होने वाली है। ठीक है ना। अब इसका आपको बात ये लिखना है इस तरीके से कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के होते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है, एक होता है हमारे पास एक्सियल सेट, एक होता है हमारे पास नॉन एक्सियल सेट। ठीक, एक्सियल सेट मतलब क्या है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्सिस पर लाई करती हैं, और नॉन एक्सियल सेट मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी लोब एक्सिस पर लाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल दिस इज dx² y² एंड dz²। आप सब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही होगा कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से होता है, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस होती है, इस तरीके से होता है। देखिए, तो देखिए एक्स और वाई एक्सिस क्या लॉन्ग, मतलब वो एक्सिस के ऊपर ही तो हमारी लोब है ना बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोले बेटा, एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, dz² कैसा होता है हमारा, इस तरीके से होता है, ये एक होता है, इसके सराउंडिंग में क्या होती है बेटा, एक इस तरीके से रिंग होती है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये ऑर्बिटल होता है dz² का। देखिए बेटा ये भी हमारा एक्सियल सेट है। नॉन एक्सियल सेट का मतलब क्या होता है बेटा, इट कैन बी dxy, इट कैन बी dyz, इट कैन बी dxz। देखिए इसमें कैसा होता है, सपोज ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस तरीके से हमारी जो लोब्स है वो क्या होती है, इन बिटवीन एक्सिस होती हैं। तो याद रखेंगे कि जो एक्सियल सेट है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बेटा, इसको बोलते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। और जो नॉन एक्सियल सेट इसको हम बोलते हैं बेटा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोलते बेटा, T2G। इस तरीके से लिखना होता है आपको। कैसे लिखना है, T2G, इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है दैट एक्सियल सेट जिसके अंदर क्या क्या आता है, dx² y² एंड dz², इसको हम बोलते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल या फिर एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हम T2G बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है बेटा, dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट डी ऑर्बिटल ये सब तो हो गया हमारा। अब उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, पहले मैं स्प्लिटिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपको हेडिंग डालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको पहला चीज़ जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट। टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगेंड हैव टू अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। द डी ऑर्बिटल विच lie along the axis feel more repulsion as compared to that of other orbitals। सेकेंड पॉइंट, ये जो हमने बोला भी वही सेकेंड पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी इंक्रीज्ड एंड द 5d ऑर्बिटल विल स्प्लिट इनटू 2 सेट। ठीक है, इस तरीके से पूरा लिख लो, उसके बाद बता दो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ। देखो होता है क्या है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने बेटा, 5 डी ऑर्बिटल हैं। इस तरीके से 5 डी ऑर्बिटल बना लेते हैं हम अपना आराम से। ठीक, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल हो। कौन कौन से बेटा, ये हमारे जो ऑर्बिटल हैं ये हैं dxy, yz, xz, dx² y² एंड dz²। and now for instance this orbitals are also degenerated मतलब इनकी एनर्जी कैसी बेटा, सेम है। तो याद रखेंगे ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कैसी बेटा, डीजेनरेटेड है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये। जैसे ही हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल अप्रोच करता है इसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। अब सिंस अभी तक तो लिगेंड मॉलिक्यूल मेटल के एकदम पास नहीं आया है,
तो जो सबकी एनर्जी है वो सबकी सारे के सारे 5 ऑर्बिटल की क्या होती है बेटा, एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ती है, जैसे ही हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल अप्रोच करना स्टार्ट करता है, और जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, जैसे हमने अभी लिखा कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं वो मोर रिपल्शन फील करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, और जो हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल है वो किसके अलोंग आ रहा है बेटा? हाँ, वो अलोंग आ रहा है, हमारे एक्सिस का अलोंग आ रहा है। तो अभी बात समझेंगे। जैसे सपोज ये हमारा एक इमेजिनरी एक्सिस ले ली मैंने, सपोज यहाँ पे एक ऑर्बिटल है इस तरीके से, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक, लिगेंड का मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है बेटा? यहाँ से आ रहा है। तो ये जो वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस विल फील मोर रिपल्शन। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये जो ऑर्बिटल है ये वाला, ये रिपल्शन उतना फेस नहीं करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो देखो ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ना। पहले तो दोनों की एनर्जी क्या थी बेटा? सेम थी। अब इसकी एनर्जी अलग हो गई, इसकी एनर्जी अलग हो गई। बस इसी तरीके से क्या होता है बेटा, हमारा जो स्प्लिटिंग है वो अकर होती है। ठीक ना। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये चीज़ें तो फालतू चीज़ें, लेट मी टेक एन एग्जांपल। इन टूल्स में जाके हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, और पर इरेजर आ क्यों नहीं रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दैट लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। ओके, इन टूल्स में गए हम, इसके बाद इरेज़र ऑप्ट करने के बाद इरेज़र आ भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपनी किस्मत ख़राब है। एक काम करते हैं हम लोग नए स्लाइड पे चले आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपको स्प्लिटिंग समझ में आ गई ना कि कैसे होने वाला है? देखिए बेटा, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे डी ऑर्बिटल इस तरीके से 5 डी ऑर्बिटल दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या बेटा? दिस आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे। ठीक, मतलब सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। बट जैसे ही लिगेंड मॉलिक्यूल अप्रोच करना स्टार्ट करता है, सबकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस तरीके से सबकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग देखो इस तरीके से आपको दिखानी है। ये इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होगी। आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो इस तरीके से ये हमारा EG सेट है, और ये हमारा T2G सेट है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं इसको? बेरी सेंटर कहते हैं। ठीक। अब ये हमारा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये हमारा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल है। ठीक है, अब याद रखेंगे आप कौन कौन से ऑर्बिटल हैं ये। एक सेकेंड, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये होता है हमारा, याद रखेंगे आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दो, dx² y², और ये dz²। ठीक है, ये होता है हमारा dxy, dyz और dxz। ठीक है, अब याद रखेंगे कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बड़ी है इनकी, ये कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू +0.6 del O। ठीक है, अभी लिखेंगे +0.6 del O, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁶ dq। ये सब क्या चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, फिर देखिए ये जो एनर्जी इसकी कम हुई है, ये जो एनर्जी स्टेबल हुआ है ना मॉलिक्यूल, ये जो स्टेबल हमारे ऑर्बिटल हुए हैं, तो स्टेबल एनर्जी मतलब क्या है? नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो इसको आप लिखेंगे आप -0.4 del O, या फिर 4 dq। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। देखो होता क्या है कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल कौन से हैं? dxy yz xz, dxy y², dz²। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें से ये जो 3 हैं ये तो होते हैं हमारे नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये जो 2 हैं ये होते हैं हमारा एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। अभी पढ़ा हमने। तो सिंस हमारे जो लिगेंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन ये जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल ये फेस करने वाले हैं, और वो कौन है हमारे? dx² y² एंड dz²। इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? देखो बेटा, इनकी एनर्जी जो इतनी होनी चाहिए थी, वेरी सेंटर मतलब क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, मतलब कि हम मान लेते हैं कि मिडल ऑफ एनर्जी है, यहाँ से कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई है। ठीक है,
ये लाइन है कि इमेजिनरी लाइन, इस पर दिक्कत नहीं लेनी है आपको। ठीक, तो क्या होता है कि सिंस हमारे जो लिगेंड हैं वो एक्सिस के अलोंग से आ रहे हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देख भी सकते हो किस तरीके से जो एनर्जी ऑर्बिटल यहाँ पे था उसकी एनर्जी बढ़ के यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और देखिए अब पूरे मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एनर्जी तो सेम ही होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है तो फिर बाकी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी पड़ेगी, कम, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना बेटा। तो उसी के हिसाब से देखो ये होता है इस तरीके से, जो हमारे जो बाकी ऑर्बिटल हैं जो रिपल्शन फेज नहीं करते, जो कि नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल, बिकॉज लिगेंड तो एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो ये वाले ऑर्बिटल कम रिपल्शन फेस करने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम, और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिपल्शन फेस करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो डेल्टा ओ है इसको हम क्या बोलते बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे पूरा इसका फुल फॉर्म, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये जो स्प्लिटिंग देखो, ये डी ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा, स्प्लिट हो गया है ना। बस अब यही क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, एनर्जी का जो डिफरेंस आया है, इन दोनों की एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा ना बेटा दोनों के ऑर्बिटल में, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब होता है क्या है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो उतना ज़्यादा क्या करता है, स्प्लिटिंग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जितना ईजिली और जितना स्ट्रांगली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट अप्रोच करेगा, जिसकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें लिखनी नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी आप याद रखेंगे इसको क्या लिखना है। ये इसका इस डेल्टा का मतलब होता है CFSE, और इस O का मतलब क्या है बेटा, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब हम लोग देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके केस की बात हमने करी है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, देखो इसका यूज़ करना भी सिखाऊंगा मैं, इसका यूज़ करना सिखाएंगे हमको, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लिख भी लेना कि इस डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और एक और रिलेशन आप लिखेंगे दैट 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ, ये आपको याद रखना है, 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ। तो आप देख सकते हैं अगर 0.6 डेल्टा O है तो मल्टीप्लाई बाय 10 DQ तो कितना आ गया, 6 DQ, और 0.4 डेल्टा O है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 DQ, है ना बेटा। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, कोई चीज़ आपको नोट्स में भी लिखनी है, दैट डेल्टा O, दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इक्वल टू 10 DQ। ठीक है, तो हर जगह ही होता है, मतलब कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 10 DQ के बराबर ही होती है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो, या फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो, सबके लिए वो 10 DQ ही होती है ना। ये हमने एक स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ ली। देखो जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछने वाला दैट हाउ दैट ऑर्बिटल्स इज बीइंग स्प्लिटेड। हाँ, आपको बोर्ड्स में लिखना होगा, उसके लिए इतनी थ्योरी इनसफिशेंट है। आप लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार आप रिवीजन करेंगे थोड़ा सा NCERT का, आपको एक बार रीडिंग लगानी भी है, क्योंकि उसमें आपको एक वर्नर थियरी देखने को मिलेगी, वो थियरी आपको पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल थियरी एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड हमको देखना है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये हम लोग क्यों बता रहे हैं आपको एक साथ, बिकॉज जो ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है वो जस्ट क्या होता है, टेट्राहेड्रल के केस में होता है, बट अपोजिट होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग रहेगी आपकी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, एक पैराग्राफ या एक छोटा सा सेंटेंस वो लिखना है आपको। इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in the tetrahedral complex, ligand approaches the central metal atom in between the axes. So therefore, T2G set of orbitals feel more repulsion. So therefore, T2G set of orbitals feel more repulsion as compared to EG set. Thus, energy of T2G
ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस एंड ईजी ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस। मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि सपोज हमारे पास वही सेम एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये है इस तरीके से, ठीक। अब ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो कलर्ड वाला ऑर्बिटल है हमारा, ये हमारे एक्सिस पे लाई करता है, और जो कलर्ड वाला ऑर्बिटल नहीं है वो हमारे क्या करता है, इन बिटवीन एक्सिस लाई करता है, ठीक है। अगर वो इन बिटवीन एक्सिस लाई करता है हमारा ऑर्बिटल, ये वाला या कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन लाई करता है तो हमारे पास देखिए अब क्या है कि जो टेट्राहेड्रल के केस में जो हमारा लिगेंड का मॉलिक्यूल है वो कहाँ से अप्रोच करता है, इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है, ठीक है। तो इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है तो क्या होगा कि ये जो इन बिटवीन वाले एक्सिस हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। अगर वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी और बाकी की एनर्जी कम हो जाएगी, सिंपल। तो जो हमारा देखो इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो जो हमारे डी ऑर्बिटल हैं, तो डी में कितने होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसमें से जो हमारा जो इन बिटवीन एक्सिस वाले कौन कौन है, हाँ, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, मतलब कौन सा सेट, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल वो रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। और जो EG सेट है वो कम रिपल्शन फील करते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, सिंपल। तो बस क्या होगा, देखो उल्टा हो गया जस्ट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर था पर इसमें T2G ऊपर है, ठीक है। तो आपको जो डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको डायग्राम बनाना एज इट इज़, इस तरीके से आप बनाएंगे। सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, यहाँ अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा सपोज इस तरीके से आप बनाना है। ये क्या लिखना है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल डी जनरेटेड लिखना है इस तरीके से। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। बट जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा तो क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग हो जाएगी हमारे डी ऑर्बिटल की। ये दो पर्टिकुलर लेवल के अंदर EG सेट नीचे होगा, T2G सेट ऊपर की तरफ होगा। और ये जो T2G सेट है आप लिख देंगे यहाँ पे कौन से बेटा, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद आप स्प्लिटिंग लिखेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो एनर्जी है इसको हम बेरी सेंटर कहते हैं, ठीक है। बेरी सेंटर लिख लीजिएगा। ये जो ऊपर की एनर्जी है दैट इज समवेयर इक्वल टू प्लस 0.4 डेल टी, या फिर इसको आप लिख सकते हो 4dq भी लिख सकते हो। जो नीचे की एनर्जी होती है दैट इज समथिंग माइनस 0.6 डेल टी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6d/q, माइनस 6d/q, माइनस माइनस लगा, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो माइनस 0.4d डेल ओ है इसको आप लिखेंगे -4dq, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है, सिंपल सा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारा स्प्लिटिंग आपने देख ली है कैसे होती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारे टेट्राहेड्रल का केस है, जब हमारा T2G ऊपर और EG नीचे। और T2G ऊपर क्यों गया, बिकॉज हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल्स है वो इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करने वाला है, और इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेगा जो लिगेंड के मॉलिक्यूल्स है जो इन बिटवीन रहेंगे एक्सिस के, वो रिपल्शन ज़्यादा फेस करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये स्प्लिटिंग हो गई हमारा, ठीक है। अब आपको एक और देखना है एक्चुअली में। वैसे तो ये पूछते नहीं हैं आपके एग्ज़ाम में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग होती कैसे है। बस आपको ये बस इसकी स्प्लिटिंग के बारे में लिखना है, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है। बस आपको ये लिखना है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इससे आपको स्प्लिटिंग पढ़नी कैसे होती है। ये सपोज हमारा डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, आपको इसे लिखेंगे डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल लिखना है यहाँ पे। ये पहले क्या होता है बेटा, देखो इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। फिर ये स्प्लिट होगा किसमें, ये स्प्लिट होता है पहले किसमें बेटा, ये पहले स्प्लिट होता है EG सेट के अंदर, और ये स्प्लिट होता है किसके अंदर बेटा, ये सेट स्प्लिट होता है हमारे T2G के अंदर, ठीक है। नाउ क्या होता है, नाउ ये ऑर्बिटल जो EG है इसका फर्दर स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से, और इसकी जो ये वाला ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हाई एनर्जी पे चले जाता है, और ये जो डी जेड स्क्वायर वाला है ये लो एनर्जी पे आ जाता है। और इसकी T2G की फर्दर स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से। तो देखिए इसका ऑर्बिटल यहाँ पे डी एक्स वाई यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे रहते हैं हमारे डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है। तो आपको पूछ सकता है कि स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी का ऑर्डर क्या है हमारे ऑर्बिटल का, तो याद रखना कि डी एक्स वाई वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा, फिर डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। तो ये हमारे स्क्वायर
प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, ठीक है। नाउ अभी के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट what are the factors that affect the crystal field splitting energy and how we can judge that which complex is having highest CFSE। और एग्जाम में यही आता है कि CFSE बताओ, स्टेबिलिटी बताओ कॉम्प्लेक्स की, तो ये सारे एप्लीकेशन पार्ट हम करने वाले अब हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और एक बार CFT थियरी का रीडिंग लगाएंगे आप लोग NCERT से, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय गणेश।